नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है प्रमुख भारतीय नदियाँ। यह जियोग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जियोग्राफी से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ जैसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले इसका थ्योरी भाग हम कवर करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं। अधिकांश नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं। कुछ नदियां देश के पश्चिमी भाग से होकर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग, लद्दाख के कुछ हिस्से और थार रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में अंतर्देशीय जल निकासी हैं। भारत की सभी प्रमुख नदियां तीन मुख्य जल क्षेत्रों में से एक से निकलती हैं। ये तीन कौन कौन क्षेत्र हैं जहां से भारत में नदियों का निर्गमन होता है? पहला है हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला, दूसरा है छोटा नागपुर पठार और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला, तीसरा है पश्चिमी घाट। तो तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ये नदियां मुख्य रूप से निकलती हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। प्रमुख नदी तंत्रों में हम देखेंगे आज सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी के बारे में सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से निकलती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला से कौन निकलती है, तो सिंधु नदी निकलती है। आगे देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों में इसकी बड़ी संख्या में सहायक नदियां हैं और स्रोत से कराची के पास बिंदु तक इसकी कुल लंबाई लगभग 2897 किलोमीटर है, जहां यह अरब सागर में गिरती है, जिसमें से लगभग 700 किलोमीटर भारत में पड़ती है। तो भारत में सिंधु की लंबाई पूछा जाए तो 700 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, यह जम्मू कश्मीर में एक सुरम्य घाटी का निर्माण करते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यह जम्मू कश्मीर में एक सुरम्य घाटी का निर्माण करते हुए एक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद है कश्मीर क्षेत्र में यह कई सहायक नदियों, जैसे कि इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, स्योक, नुब्रा और हुंजा। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों में और भी हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। यह लद्दाख रेंज और लेह में जास्कर रेंज के बीच बहती है। तो यह लद्दाख में रेंज, लेह और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। तो याद रखिएगा, लद्दाख और लेह के बीच में कुल मिलाकर यह बहती है। अगला पॉइंट है, यह अटाक के पास 5181 मीटर गहरी घाटी से होकर हिमालय को पार करती है, जो कि नंगा पर्वत के उत्तर में स्थित है। तो यह अटाक के पास 5181 मीटर गहरी घाटी से होकर हिमालय को पार करती है। अगला देख लेते हैं। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन हैं जो भारत में पाई जाती हैं? सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज हैं। तो देख लीजिए 5 नदियां हैं, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज। इन्हीं 5 नदियों के कारण ही पंजाब को पंजाब कहा जाता है, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश। चलिए अगला नदी तंत्र देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो सिंधु और सतलज का भी स्रोत है। तो ब्रह्मपुत्र का भी स्रोत वहीं है जहां से सिंधु नदी निकली हुई है। यह 3848 किलोमीटर लंबी है, जो सिंधु नदी से थोड़ा लंबी है। तो यह सिंधु नदी से लंबी है। इसका अधिकांश कोर्स भारत से बाहर है, क्योंकि यह तिब्बत और चीन के आसपास से बहती है। तो अधिकांश भाग इसका तिब्बत, नेपाल की उत्तरी सीमा से मिलता है। अगला है, यह हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा में बहती है। जब यह नामचा बरवा के पास पहुंचता है तो यह इसके चारों ओर यू टर्न ले लेती है, जैसे कि यहाँ सिक्किम और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर यह नेपाल के उत्तरी बॉर्डर से बहते हुए जब नामचा बरवा के पास पहुँचती है तो यहाँ पर यू टर्न ले लेती है और फिर यहाँ असम से होकर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करता है। यहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब भारत में अरुणाचल प्रदेश के आसपास यह नदी प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है। असम में ब्रह्मपुत्र की अधिकांश लंबाई है। तो भारत में यदि पूछा जाए किस राज्य में ब्रह्मपुत्र की सबसे अधिक लंबाई है तो वो है असम। अगला है तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला नदी तंत्र देख लेते हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद गढ़वाल मंडल में देवप्रयाग पहुंचने से पहले मंदाकिनी, पिंडार, धौलीगंगा और बिशनगंगा नदियां अलकनंदा में और भेलिंग नाला भागीरथी में विलीन हो जाती है। तो जो गढ़वाल मंडल में देवप्रयाग पहुंचने से पहले मंदाकिनी, पिंडार, धौलीगंगा और बिशनगंगा नदियां अलकनंदा में और भेलिंग नाला भागीरथी में विलीन हो जाती हैं। पिंडार नदी पूर्वी त्रिशूल से निकलती है और नंदा देवी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल गंगा के नाम से प्रवाहित होता है। आइए इन पंच प्रयागों को हम विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंच प्रयाग, सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जहां अलकनंदा धौलीगंगा से मिल जाती है। याद रखिएगा अलकनंदा सभी में सेम है, देख लीजिए अलकनंदा नदी सभी में सेम है, सिर्फ दूसरा बदलता जाता है। तो विष्णु में धौलीगंगा में मिल जाती है। नंद प्रयाग की बात कर ली जाए तो अलकनंदा नंदाकिनी नदी में मिल जाती है। तीसरे में बात कर लेते हैं यदि, तो तीसरे में कर्णप्रयाग, यहाँ अलकनंदा नदी पिंडार में मिल जाती है। तो अलकनंदा नदी पिंडार में मिल जाती है। अगला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। उसके बाद देवप्रयाग। देवप्रयाग यहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है, तो यहाँ देवप्रयाग कहलाता है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, दामोदर, सप्तकोशी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन हैं। कई बार यहाँ से परीक्षा में एग्जाम बने हैं, क्वेश्चन बने भी हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यह नदी अपने उद्गम से 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 2525 याद रखिएगा, अच्छा डिजिट है जो हमारे दिमाग में बैठ भी सकता है। चलिए अगला नदी प्रणाली देख लेते हैं, यमुना नदी प्रणाली। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहला प्रश्न, तो यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा, यह उत्तराखंड के बंदरपूंछ शिखर पर यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी में शामिल होने वाली मुख्य सहायक नदियों में सिन, हिंडन, बेतवा, केन और चंबल शामिल हैं। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो टोंस है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों तक फैला हुआ है। तो नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों तक भी फैला हुआ है। आइए अगला नदी देख लेते हैं, नर्मदा नदी प्रणाली। इसके भी बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो नर्मदा मध्य भारत में स्थित एक नदी है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से बहती है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है। तो याद रखिएगा नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा का रेखांकित करती है। तो यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक पारंपरिक रेखा के रूप में बनाती है, जो कि आधे आधे में बांटती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो याद कर लीजिएगा
केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। उसके बाद यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। यह गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में गिरती है। तो यह नर्मदा नदी गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में गिरती है। अगली नदी प्रणाली देख लेते हैं, तापी नदी प्रणाली। यह भी एक मध्य भारतीय नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उसके बाद इसका उद्गम दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य की पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी से होता है। तो इसका उद्गम दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य की पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी से होता है। यह पश्चिमी दिशा में बहती है और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, पूर्वी विदर्भ और महाराष्ट्र के खानदेश जैसे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों, दक्कन के पठार और दक्षिण गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी में गिरने से पहले बहती है। तो ये ताप्ती नदी कहाँ से बहती है, हम इसमें देख लीजिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर यह बहती है और दक्षिणी गुजरात के भी एक कोने से बहती है और ये कैम्बे की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, तापी नदी का बेसिन ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में है। तो एक प्रश्न आपके बन सकता है एग्जाम में कि तापी नदी का सबसे ज़्यादा जो बेसिन है वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आइए अगला देख लेते हैं, है गोदावरी नदी प्रणाली। तो गोदावरी नदी प्रणाली, गोदावरी नदी पूरे भूरे पानी वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो गोदावरी नदी को पूछा जाए यह किस रंग की पानी वाली होती है, तो यह भूरे रंग पानी वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नदी को अक्सर दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यह एक मौसमी नदी है जो गर्मियों के दौरान सूख जाती है और मानसून के दौरान चौड़ी हो जाती है। तो यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी वो होती हैं जैसे ही बारिश होगी तो यह नदी उफान में आ जाएगी और जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी, गर्मी का मौसम आएगा तो यह नदी पूरी तरह से सूखने लग जाती है। मतलब कि इनमें 12 महीने पानी जरूरी नहीं है कि मिलता ही रहे। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये पॉइंट नोट किया जाए क्योंकि ये आपके पीसीएस में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से निकलती है। यह दक्षिण मध्य भारत में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से बहते हुए दक्षिण पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देख लेते हैं, यह राजमुंदरी में एक उपजाऊ डेल्टा भी बनाती है। तो यह राजमुंदरी में एक उपजाऊ डेल्टा भी बनाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस नदी के तट पर कई तीर्थ स्थल हैं जैसे कि नासिक, भद्राचलम और त्र्यंबक, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इसकी कुछ सहायक नदियों में प्राणहिता यानी कि पेनगंगा और वर्धा का संयोजन, इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है, बिंदुसार, सबरी और मंजीरा शामिल हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेल सह पुल जो कि कोवूर और राजमुंदरी को जोड़ता है गोदावरी नदी पर ही स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल सह पुल गोदावरी नदी पर स्थित है। अगली नदी प्रणाली देख लेते हैं, कृष्णा नदी प्रणाली। कृष्णा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर या महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है जबकि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह सांगली से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। तुंगभद्रा नदी मुख्य सहायक नदी है जो स्वयं पश्चिमी घाट से निकलने वाली तुंगा और भद्रा नदियों से बनती है। तुंगभद्रा नदियाँ कोयना, भीमा, मलप्रभा, डिंडी, घाटप्रभा, वारना, येरला और मूसी कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो दूधगंगा नदियाँ कोयना, भीमा, मालप्रभा, डिंडी, घाटप्रभा, वारना, येरला और मूसी कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं इसकी। उसके बाद कावेरी नदी प्रणाली देख लेते हैं। यह भी साउथ में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक है।
इसका उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित ताला कावेरी में होता है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले का एक प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल है। इस नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो इसका यदि उद्गम स्थल की बात कर ली जाए तो यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रृंखला से और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक यह फैली हुई है, यानी कि यह निकलती है पश्चिमी घाट श्रृंखला से और गिरती है पूर्वी घाट श्रेणी पर। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी किसके लिए सिंचाई का समर्थन करती है और इसे दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों और आधुनिक शहरों के समर्थन का साधन माना जाता है। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। नदी की कई सहायक नदियां हैं जिन्हें अर्कावथी, सिमसा, हेमावती, कपिला, सिमसा, हुन्नू होलू, अमरावती, लक्षण काबिनी, लोका पावनी, भवानी, नोयल और तेज कहा जाता है। अगला है महानदी नदी प्रणाली। महानदी का उद्गम मध्य भारत की सतपुड़ा श्रेणी में से होता है और यह पूर्वी भारत की एक नदी है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य की नदी है। आगे है यह सबसे बड़ा बांध हीराकुंड नदी पर ही बनाया जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो बांध है महानदी पर वो हीराकुंड बांध वो महानदी नदी पर ही बनाया गया है। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, भारत में बहने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार से। याद रखिएगा दामोदर नदी भारत में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और यह किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा कृष्णा नदी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? तो हिमालय पार की नदियां कौन कौन होती हैं? पहला सिंधुपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सिंधु और तीसरी है सतलज। ये भी हिमालय पार की नदियां हैं। तो ये 3 नदियां ऐसी हैं जो हिमालय पार की नदियां हैं, ऑप्शन 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा सकता है? तो अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, कृष्णा और कर्नाटक। याद रखिएगा ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही क्रम अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे लंबी क्या है? सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। तो इस प्रकार ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। और ये लंबाई भारत में स्थित नदियों के मामले में हम देख रहे हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर तो सबसे बड़ी नदी कौन है? नील नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? बृहत्तम नदी यमुना है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथाल, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है बराकर नदी, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 पद्मा।
पद्मा या फिर जमुना, ऐसा दो में हो सकता है कन्फ्यूजन, क्योंकि पद्मा है या जमुना ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, चंबल नदी पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा यह किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 3, पद्मा इसका सही जवाब है, पद्मा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि दूसरा, चिनाब नदी पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि चौथा ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। इन दो नदियों में काफ़ी विस्तार तक समतल भूमि में यह जल बहता है, इस कारण से यह नौकागम्य नदियां हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? हीराकुंड बांध दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ पर बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा नदी पर सबसे बड़ा सेतु बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कृष्णा नदी, याद रखिएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है नहीं, कोयना बांध महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर स्थित हैं? तो गंगा का उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तमिलनाडु है या कर्नाटक, आप दो में एक ऑप्शन चुनिए, तमिलनाडु है या कर्नाटक। तो मेट्टूर बांध कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। कर्नाटक। अगला है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? नहीं है, इसमें कोई भी नदियों का स्थान जो उद्गम स्थान है वो भारत में पूछ रहा है, भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र का भी भारत में नहीं है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? गंगा का भारत में उद्गम है, कावेरी का भी भारत में उद्गम है और नर्मदा का भी भारत में उद्गम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब बताइए। बेतवा नदी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बेतवा नदी पर। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है,
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है, किससे होकर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर। अगला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु नदी की लंबाई जितनी उतनी ही है जितने की सुपुत्र की यह लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र जितने की ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितने की ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई है। तो इसका सही जवाब क्या है? 2900 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है सलाल बांध चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है चिनाब नदी पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन 3। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? जैनर लंका। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या है? कृष्णा नहीं, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ है, असम में बना हुआ है। वो कृष्णा निकला, लेकिन ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसके ऑप्शन है हीराकुंड बांध, कोसी बांध, भाखड़ा बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? तो इसका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, बेतवा, गोदावरी, कावेरी। तो इसका सही जवाब है बेतवा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी नहीं है? तो कौन एक विनाशक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है कोसी, गंडक, नर्मदा और ताप्ती। तो मेरे हिसाब से गंडक नदी को रख दो, यह एक विनाशक नदी नहीं है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? भागीरथी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है भागीरथी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक हुगली को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए विख्यात है? तो कोसी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका सही जवाब है नर्मदा और सोन। एक तो इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दूसरी अरब सागर में।
तो निम्नलिखित में से किस नदी को